गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 का आपके लिए होमवर्क कराया था। वहां पर आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम पार्ट 3 यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं आपके लिए। नाम है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। देखिए, इस पाठ में हम सबसे पहले रेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जो रेशे जो होते हैं, इन रेशों के माध्यम से दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण रेशों के माध्यम से किया जाता है। अब वो वस्तुओं में चाहे हमारे कपड़े हों, कालीन हो, गलीचे हों, सजावटी वस्तुएं हों, जूट की बोरियां हों या फिर अन्य वस्तुएं हों, वो सारी वस्तुएं बनाने में किसका उपयोग करते हैं? रेशों का उपयोग करते हैं। यदि ये कहा जाए कि हमारे दैनिक जीवन रेशों का अत्यधिक महत्व होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि रेशों के द्वारा जो अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती हैं वो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली होती हैं। ये रेशे जो होते हैं, ये रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक रेशे और एक होते हैं बेटा कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशों को संश्लेषित रेशे भी कहा जाता है। संश्लेषित रेशे या फिर इनको मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। मानव निर्मित रेशे, इनको कृत्रिम रेशे, संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। अब बात आती है कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। देखिए, प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब प्रकृति से किससे प्राप्त होंगे? देखिए, प्रकृति से या तो हमें प्राप्त होंगे पेड़ पौधों से, पादपों से, और या फिर प्राप्त होंगे हमारे लिए जंतुओं से। अर्थात पादपों और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जो होंगे कौन से कहलाएंगे? प्राकृतिक रेशे की श्रेणी में आते हैं। इनमें एक शब्द और आता है जांतव रेशे। जांतव रेशे, गत कक्षा में आपने अध्ययन किया होगा इसके बारे में कि जांतव रेशे क्या होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। जैसे अपन बात करें, रेशम है, ऊन है, ये कौन से रेशे आते हैं? जांतव रेशे होते हैं। हमारे यहां पाठ में जो अपन अध्ययन करेंगे विस्तार से वो अध्ययन करेंगे कृत्रिम रेशों का। कृत्रिम रेशे कौन से होते हैं? कृत्रिम रेशों का निर्माण कैसे किया जाता है? तो फर्स्ट मैं आपके लिए बता दूं कि कृत्रिम रेशों का निर्माण विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा किया जाता है। अनेक प्रकार के केमिकल्स के माध्यम से इनका निर्माण करते हैं। अपन रसायनों का निर्माण करते हैं, रसायनों द्वारा निर्माण करते हैं। परिभाषा कैसे देते हैं? ऐसे रेशे जिन्हें मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों से तैयार किया जाता है उन्हें कृत्रिम रेशे कहा जाता है। ऐसे रेशे जिन्हें मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों से तैयार किया जाता है उन्हें हम कृत्रिम रेशे कहते हैं, संश्लेषित रेशे कहते हैं या मानव निर्मित रेशे कहा जाता है। कृत्रिम रेशों के उदाहरणों की बात करें तो जैसे कि नायलॉन है, डेक्रोन है, पॉलिएस्टर है, ये सभी किस में आते हैं? कृत्रिम रेशों की श्रेणी में आते हैं, संश्लेषित रेशों की श्रेणी में आते हैं। कृत्रिम रेशे जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार की बहुलकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। अर्थात कृत्रिम रेशे बहुलक होते हैं। अब बात यहां पर आती है, बहुलक क्या चीज है? बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीमर्स। पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पॉली प्लस मर। पॉली मीन्स होता है अनेक और मर्स मीन्स होता है यूनिट या इकाइयां। इकाइयां अर्थात बहुलक का अर्थ क्या हुआ? अनेक इकाइयां। यदि कहें कि प्रत्येक छोटी इकाई जो होती है वो वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है और अनेक छोटी इकाइयां मिलकर के
एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं और इन्हें अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। प्रत्येक जो छोटी इकाइयां होती हैं, छोटी छोटी जो इकाई होती है, यूनिट्स जो होती हैं, वो मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं, बड़ी यूनिट्स का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार से अपन एक उदाहरण से समझें कि मोती होते हैं, एक मोती को अपन एक छोटी इकाई माने और अनेक मोतियों को पिरो करके अपन एक बड़ी माला तैयार करते हैं, उसी प्रकार से छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं और इसे अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। यहां पर जो कृत्रिम रेशों का निर्माण करते हैं, आर्टिफिशियल जो फाइबर्स बनाए जाते हैं, वो इस बहुलकीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम है। अर्थात इस बहुलकीकरण की क्रिया के द्वारा ही कृत्रिम रेशों का या संश्लेषित रेशों का निर्माण किया जाता है। अब इस पाठ में अपन एक एक रेशे का यहां पर अध्ययन करेंगे और सबसे पहला रेशा आता है इसमें रेयॉन। सबसे पहला रेशा कौन सा आता है इसमें, रेयॉन आता है। तो अपन यहां पर सबसे पहले रेयॉन का अध्ययन करते हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं यहां पर रेयॉन रेशों के बारे में। सबसे पहला रेशा आता है इसमें रेयॉन, जिसका अपन को यहां पर अध्ययन करना है। देखिए रेयॉन, सबसे पहले मैं आपके टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट यहां पर समझाता हूं आपके लिए। देखिए रेयॉन जो होता है, रेयॉन के रेशे का निर्माण कास्ट लुगदी के द्वारा किया जाता है। किससे करते हैं, कास्ट लुगदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। कास्ट लुगदी प्राकृतिक कच्चा माल है, प्राकृतिक कच्चा माल है, कच्चा पदार्थ है जिसके द्वारा इसका उपयोग करते हैं, निर्माण किया जाता है। रेयॉन का जो रेशा होता है, इसके गुणधर्म प्राकृतिक रेशम के समान होते हैं, इसलिए इसको कृत्रिम रेशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कृत्रिम रेशम। रेयॉन के जो गुणधर्म होते हैं पूर्णतः रेशम के समान होते हैं और इसकी खोज जो की गई थी वो सबसे पहले चीन में की गई थी। कब की गई थी, चीन में की गई थी इसकी खोज सबसे पहले। जब इसकी खोज हो गई थी तो खोज होने के पश्चात कई वर्षों तक इसको गोपनीय रखा गया, किसी को इसकी पता नहीं लगने दिया कि हमने यहां पर इसकी खोज भी कर ली है। क्योंकि रेशम का जो रेशा होता है ये बहुत ही मूल्यवान होता है। इसके गुणधर्म जो होते हैं काफी अच्छे होते हैं, चमकीला होता है, कपड़ा बहुत महंगा होता है, सुंदर बनावट होती है, इसलिए इसको कई वर्षों तक पता नहीं लगने दिया। और जब 19वीं शताब्दी का जब अंतिम वर्ष आए तो वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणधर्मों वाले रेशे बनाने में अपनी सफलता प्राप्त की और रेशम के समान रेशों वाला जो रेशा बनाकर तैयार किया वो रेशा कौन सा था, रेयॉन। अब इस रेयॉन के जो गुणधर्म होते हैं वो प्राकृतिक रेशम के समान होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया कृत्रिम रेशम। और वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किसके द्वारा किया, कास्ट लुगदी के द्वारा किया। अब बात यह आती है कि रेयॉन का निर्माण तो कर लिया, लेकिन इसका उपयोग क्या होता है। इस रेयॉन का जो उपयोग होता है वो कपास के साथ मिलाकर के बिस्तरों की चादर, कालीन, गलीचा आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रेयॉन का जो रेशा होता है चमकीला होता है, इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है, कई रंगों में इसको रंगा जा सकता है जिससे हमें आकर्षक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसलिए रेयॉन आर्थिक दृष्टि से काफी महंगा होता है। दोबारा सुने, रेयॉन का निर्माण कास्ट लुगदी के द्वारा किया जाता है। कास्ट लुगदी एक प्राकृतिक कच्चा माल हो, जैसे प्रकृति से प्राप्त होता है। रेयॉन के जो गुणधर्म होते हैं वो प्राकृतिक रेशम के समान होते हैं। रेशम की जो खोज की गई थी सबसे पहले चीन में की गई थी। इसके गुणधर्म अच्छे होने के कारण, आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होने के कारण इसको कई वर्षों तक इसकी खोज को चुपचाप रखा गया, किसी को बताया नहीं गया था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जाकर के वैज्ञानिकों ने इसके समान ही, रेशम के समान ही नए रेशे की खोज की जिसे रेयॉन कहा जाता है। ये रेयॉन जो होता है इसके गुणधर्म प्राकृतिक रेशम के समान होते हैं, इसलिए इसको कृत्रिम रेशम कहा जाता है। इसे रेशम के समान बुना जा सकता है, अनेक रंगों में रंगा जा सकता है और इसका उपयोग करके बिस्तरों की चादरें, कालीन है, गलीचा है
एवं अन्य आकर्षक वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला रेशा आता है अपना नायलॉन। नायलॉन नायलॉन के बारे में अध्ययन करते हैं। नायलॉन प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा था। पूर्णतः संश्लेषित रेशा है। ध्यान रखें, पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कि प्रथम संश्लेषित रेशे का नाम बताइए, प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशे का नाम बताइए, तो कौन सा आता है? नायलॉन निकल के आता है। इस नायलॉन के रेशे का निर्माण कोयला, वायु व जल की क्रिया से बना जाता है। नायलॉन जो तैयार किया गया था वो कोयला, वायु और जल की क्रिया के द्वारा इसे बनाया गया था। इसमें किसी प्रकार के कोई प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया था। नायलॉन निर्माण में कोई प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया था, जैसे कि रेयन में किया गया था कास्ट लोदी का। इसलिए ये रेशा कैसा है? पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशे की श्रेणी में आता है। बात आती है नायलॉन के गुणों की, तो नायलॉन हल्का होता है, प्रबल होता है, टूटता नहीं है, मजबूत होता है, ये प्रत्यास्थ होता है, धुलने में सुगम होता है, आसानी से इसकी धुलाई हो जाती है। हल्का होता है, प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, धुलने में सुगम होता है, और एक गुण होता है इसका चमकीला भी होता है। ये ध्यान रखें, नायलॉन के गुण हल्का होता है, प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, धुलने में सुगम होता है, चमकीला होता है। अब नायलॉन का रेशा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, इसलिए इसका उपयोग पैरासूट की रस्सियां बनाने में किया जाता है। पैरासूट की रस्सियां बनाने में इसका उपयोग करते हैं। एक पर्वतारोही जो होते हैं वो पर्वतों पर चढ़ने वाले रस्से बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। पर्वतों पर चढ़ने वाले रस्से जो होते हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और भी इसके उपयोग होते हैं, जैसे कि जुर्राब बनाने में इसका उपयोग होता है, जुर्राब बनाई जाती हैं। स्लीपिंग बैग इससे बनाए जाते हैं, जुर्राब बनाई जाती हैं, स्लीपिंग बैग बनाए जाते हैं इसके द्वारा। तंबू बनाए जाते हैं, तंबू जो ताने जाते हैं। अनेक प्रकार की मोटर गाड़ियों के पार्ट्स इसके द्वारा बनाए जाते हैं। मोटर वाहन जो होते हैं उनके पार्ट्स भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। कारों की सीट वगैरह बनाई जाती हैं। एक हमारी जो दांत साफ करने की ब्रश आती है उसके जो ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो भी इसके द्वारा बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गुण ही ऐसे होते हैं। दोबारा सुन लें, नायलॉन पूर्ण रूप से प्रथम संश्लेषित रेशा होता है। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ये हल्का होता है, प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, धुलने में सुगम होता है और चमकीला भी होता है। अब इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है मजबूती का, जिसके कारण इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है पैराशूट की रस्सियां बनाने में और पर्वतों पर चढ़ने वाले रस्से बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इनके अलावा ऐसे कुछ और भी उपयोग होते हैं, जैसे कि जुर्राब बनाई जाती हैं, स्लीपिंग बैग बनाए जाते हैं, तंबू बनाए जाते हैं, दांत साफ करने वाली ब्रश के ब्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, कारों की सीट बनाने में इसका उपयोग करते हैं, मोटर वाहनों के और भी पार्ट्स बनाने में इसका उपयोग करते हैं। यह था आपका बात नायलॉन के बारे में। नायलॉन के बाद जो अगली बात आती है वो आती है पॉलिएस्टर या एक्रेलिक। पॉलिएस्टर या एक्रेलिक ये भी एक संश्लेषित रेशा है। पॉलिएस्टर या एक्रेलिक जो रेशा होता है